हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए हमारी तरफ से जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही थी आरबीएससी की, उसकी दो एक दिन क्लास नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। इसीलिए हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज हमने चालू रखी हैं। इनमें भी विलम्ब हुआ था 2-3 दिन उसी क्लास को चालू करने के लिए, लेकिन इसको बदस्तूर इंडियन हिस्ट्री की मध्यकालीन जो इतिहास चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं। आज मुगल शासन यानी मुगल काल के जो साम्राज्य शासक थे उनको हमने इससे पहले कवर कर लिया था वीडियो में। आज मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो मुगल शासन व्यवस्था थी, मुगल काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में आज आपके लिए बताया जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से अधिकांश शासन व्यवस्था से संबंधित अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो वजारत कहा जाता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से उन सभी को यहाँ पर आपके लिए लाया गया है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये बाबर का जो काल था उसमें वजीर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पर सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, मुगल काल में सम्राट के बाद शासन के जो कार्य होते थे उनको संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, वकील कहलाता था। मुगल काल में क्या कहते थे उसको, वकील, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर और मीर समन में विभाजित कर दिया। तो यानी उसके जो कार्य थे, वकील के जो कार्य थे, उसको अकबर ने अपने शासनकाल में आते ही अकबर ने उनको दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर और मीर समन नामक विभागों में बांट दिया था अकबर के समय में। औरंगजेब के समय की बात करें तो असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। तो किसने कार्य किया था 31 वर्षों तक? असद खान ने कार्य किया था सर्वाधिक 31 वर्ष तक। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और किसके समय में? औरंगजेब के समय में। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिलता था। वह सेना को वेतन देने वाला जो अधिकारी था उसको मुगल काल में क्या कहते थे, मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। और वो सरखत नामक पत्र पर जब हस्ताक्षर करता था उसके बाद सेना को वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्यकर्ता था, जब उसे काजी कहा जाता था। यही सद्र और सुदूर जो अधिकारी था वो जब न्याय विभाग के कार्यों को करता था तो उसको किस नाम से जाना जाता था? काजी के नाम से जाना जाता था। लगान भूमि मदद मास का निरीक्षण सद्र और सुदूर के द्वारा किया जाता था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। लगान भूमि को क्या कहते थे? मदद मास कहा जाता था, जिसका निरीक्षण सद्र और सुदूर के द्वारा किया जाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। यानी सम्राट के जो घरेलू विभाग थे उनका जो प्रधान होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? मीर समान के नाम से जाना जाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा की डाक चौकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यही सूचना और गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को क्या कहते थे? दरोगा ये डाक चौकी के नाम से जाना जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों, यही कानून जो शरीयत था, करने वालों को रोकना, आम जनता के सुचरित्र से बचाने का कार्य मुहस्सिब नामक अधिकारी करता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के सुचरित्रता से बचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? मुहस्सिब के द्वारा किया जाता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार का परगना और महल का जिला और दस्तूर का ग्राम में, इस प्रकार से इसको बांटा गया था। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मुगल साम्राज्य था उसका बंटवारा सूबे, सबसे ऊपर कौन होता था? सूबा। सूबों का, फिर उसके बाद सरकार। सूबों को किस में बांटा गया था? सरकार में। सरकार को परगनों में,
और परगनों को माल में और माल को जिलों में और दस्तूर में और दस्तूर को गांव में बांटा गया था। तो ये इकाई जानते सूबा, सरकार, परगना, महाल, जिला, दस्तूर और ग्राम। इस प्रकार मुगल प्रशासन व्यवस्था बटी हुई थी। आगे देखिए, प्रशासन काल की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो मुगल काल में सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी, जिसे क्या कहते थे? माबदा या डीही कहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को किस नाम से जाना जाता था? माबदा या डीही। माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था, यानी वर्तमान में हम जो नगला कहते हैं ना, उसी प्रकार इन छोटी बस्तियों को नागला कहते थे। शाहजहाँ के काल में सरकार और परगना के मध्य चकला निर्माण की एक स्थापना की गई थी। किसके काल में? शाहजहाँ के काल में। भूमि कर को विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में बांटी गई थी। कितने भागों में बांटी गई थी? भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले देखते हैं खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी, उसको खालसा कहते थे। 20,000 जागीर भूमि, 20,000 नहीं है, ये दूसरा है, गलत लिख गया, 0 वहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ये आपको 20,000 नहीं पड़ी है, दूसरी है, दूसरी कहते हैं जागीर भूमि। पहली खालसा भूमि, दूसरी जागीर भूमि। और जागीर भूमि तनख्वाह में बेदने दी जाने वाली, यानी तनख्वाह के बदले, ये बेदने कर दिया है, ये टाइपिंग करने वाले ही मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। तो ये बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। तीसरी आती है सरग्योल या मदद मास भूमि, जो अनुदान के रूप में दी गई लगान भूमि होती थी। ये 3 प्रकार की भूमि थी, खालसा, जागीर, सरयुगुल या मदद मास। 3 प्रकार की भूमि में मुगल साम्राज्य को बांटा गया था। भूमि को शेरशाह सूरी द्वारा भूराज्य हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। शेरशाह सूरी ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? राई अपनाई थी भूमि बंदोबस्त की। आगे देखिए, अकबर के द्वारा क्रोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। यह आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? तो वो अकबर के द्वारा की गई थी 1573 में। अकबर के द्वारा क्रोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र को से 1 करोड़ रुपये वसूल करना होता था। यानी इसका कार्य क्या था? क्रोड़ी का अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपये वसूल करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दैसाला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आयने दैसाला के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी जान सकते हैं, आयने दैसाला जिसको कहा जाता है। यह पद्धति 1580 में अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त, क्या कहते हैं? टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। टोडरमल ने अकबर के समय भूमि को स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है उसको आयने दैसाला के नाम से जाना गया। इसको भूमि का विभाजन कितने भागों में किया गया था? इसने 4 भागों में। पोलज भूमि, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती थी। प्रति भूमि, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर कृषि की जाती थी, यानी खेती होती थी। पोलज में 2 बार, वर्ष में 2 बार खेती। प्रति भूमि में 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर भूमि, इस पर 3 या 4 वर्ष, 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर, चौथा आता है बंजर भूमि, यह खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, इस पर कोई कर नहीं लगाए जाते थे बंजर भूमि पर, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती। तो अकबर के समय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आयने दैसाला पद्धति शुरू हुई थी, टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। यह आपको ध्यान में रखना है। अकबर के समय भूमि का विभाजन था 1580 ईस्वी में।
1570 और 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। नाम क्या था उसका? जब्ती। खालसा भूमि राजस्व की नवीन प्रणाली 1570-71 में इसके द्वारा टोडरमल के द्वारा इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां दी गई। एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नसक प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। यही भू राजस्व की जो राशि थी उसको घटा करके कितना कर दिया था? आधा कर दिया था इसने। आगे देखिए, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। कृषकों का भी विभाजन हुआ था। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे। पाईकास्त, दूसरे गांव जाकर खेती करने वाले किसान को पाईकास्त कहते थे। मुजारियन खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ये मुजारियन कौन होते थे? खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करने वालों को मुजारियन कहा जाता था। और खुदकास्ट यहाँ पर नाम नहीं दिया, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते हैं जहाँ के वे निवासी होते थे। ये आपको यहाँ पर नाम जो दे रहा है ये क्या रहेगा? इसका मतलब जो नाम था वो था खुदकास्ट। इनको क्या कहा जाता था? खुदकास्ट कहा जाता था। यही स्वयं की भूमि पर खेती करने वालों को खुदकास्ट, पाईकास्ट और मुजारियन इन 3 भागों में बांटा गया था इनको। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में की गई थी। आना नामक सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। इन आना नामक सिक्का वो किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नाम और रोजा का नाम भी अंकित करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का एलाई। सोने का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? एलाई, जो शाहजहां के काल में चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उससे लिया गया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में प्रचलित थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहते हैं। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। तो ये गल्ला बख्शी, नसक और जब्ती ये कर के प्रकार थे, इनसे इसी प्रकार कर लिए जाते थे। नेक्स्ट बस आगे देखते हैं। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। किसका था? चांदी, जो कि चांदी का रुपया इसके द्वारा चला गया था, शेरशाह के द्वारा चला गया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 रुपये में कितने दाम के बराबर होता था? 40 दाम। मुगल सेना को 4 भागों में बांटा गया था: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। ये आपको ध्यान में रखना, अमीर आजम। 2500 से ऊपर का मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले, और 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वालों को मनसबदार कहा जाता था। ये 3 श्रेणी: मनसबदार, उमरा और अमीर आजम। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी, ध्यान रखना। अकबर के समय में इनकी संख्या कितनी थी? 29 थी। और मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में कितनी हो गई थी? 79। जात से व्यक्ति के वेतन प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तकों की संख्या का ज्ञान होता था। ध्यान रखना, जात और सवार ये जो प्रमुख अधिकारी थे उनको प्रदान किए जाते थे। 5000 जात, 6000 जात, 2000 सवार। इस प्रकार से सवार से घुड़सवार दस्तों की संख्या और जात से वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान।
जहांगीर ने सवार पर 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। यानी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी जहांगीर ने। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।